ठीक है। तो नमस्कार सभी सभी को, स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। आज अपन राजस्थान पॉलिटी में पंचायती राज वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट अपन बाद में देख लेंगे, अभी अपन पंचायती राज शुरू करेंगे। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? पंचायती राज। इसको तो भूल जाइए आप, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज आज अपन पढ़ेंगे पंचायती राज। तो पंचायती राज में मैं बात करूँ यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो ये जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, भारत में जैसे केंद्र पर केंद्र सरकार होती है और प्रांत के स्तर पर क्या होती है? राज्य सरकार होती है। और जो स्थानीय स्वशासन होता है वो शासन की निम्नतम इकाई होती है। क्या होती है? स्थानीय स्वशासन। तो लोगों का अपना शासन होता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन इसका मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र के लोगों द्वारा शासन करना, उस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को लेकर, उस क्षेत्र के स्थानीय जो भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं या फिर जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं उनके लिए वो एक निचले स्तर पर सरकार का गठन करते हैं, जिसको अपन सरपंच बोलते हैं। तो सरपंच ग्राम पंचायत में आधारभूत कार्य देखता है, आधारभूत कार्य करवाता है। ठीक है, तो इसलिए स्थानीय स्वशासन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यदि कोई राष्ट्र लोकतांत्रिक है। और आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में ये जरूरी है कि शासन में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी वर्गों की हिस्सेदारी हो। इसलिए गांवों तक शासन पहुंचे। राजनीति जो सरपंच जो होता है वह राजनीतिक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो गांवों तक स्थानीय स्वशासन द्वारा गांवों तक जो सरकार है, आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति मतदाता होता है यदि उसकी उम्र 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वह वयस्क मतदाता होता है। और इस प्रकार प्रत्येक आदमी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह मतदान द्वारा स्थानीय स्वशासन में अपना योगदान देता है, क्योंकि सरपंच का चुनाव करता है, सरपंच स्थानीय मुद्दों को देखता है। ठीक है, तो इसलिए आज अपन पढ़ेंगे पंचायती राज, क्योंकि स्थानीय स्वशासन है जो भारत में दो प्रकार का अपनाया गया है, दो प्रकार से अपनाया गया है। ठीक है, कौन सा? एक तो है पंचायती राज, और एक है नगर निकाय। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं पंचायती राज, क्योंकि ये वीडियो के सिलेबस में आपको डायरेक्ट दे रखा है, सीधा सीधा वीडियो के सिलेबस में आपके ये लिखा हुआ है क्या? पंचायती राज। ठीक है, इसलिए और पंचायती राज में क्या क्या आता है आपको पता है। जो निम्नतम इकाई है, शासन की निम्नतम इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत। और उसके बाद में आती है पंचायत समिति, जो कि मध्यवर्ती स्तर पर होती है, पंचायत समिति। और बड़ी होती है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। ठीक वैसे ही नगर निकायों की बात करें तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर निकायों की बात करें तो नगर निगम, नगर परिषद और होती है नगर पालिका। ठीक है, ये होती है। तो आज अपन शुरू करेंगे पंचायती राज, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अमूमन इस वीडियो में अधिकांश हिस्सा अगर पीवाई कुछ को छोड़ दे तो सारा पंचायती राज अपन आज इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले तो ये बता दीजिए कि जो पंचायती राज है, ये जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यदि मैं बात करूं शुरुआत, तो 2 अक्टूबर को क्या होती है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किसने शुरू की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो क्या पहली बार पंचायती राज 1959 में ही देखा गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक इतिहास है। प्राचीन काल से ही भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि रामायण काल में
यदि मैं बात करूं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, यदि मैं बात करूं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। रामायण काल में, रामायण काल में आपके पुर और जनपद, इनका उल्लेख मिलता है, पुर और उन जनपद का उल्लेख मिलता है, जो कि ग्राम स्तर पर, पुर जो है ग्राम स्तर पर जो आपका शासन होता है, शासन व्यवस्था को इंगित करता है ग्राम स्तर पर। ठीक वैसे ही महाभारत की बात करूं, महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, ग्रामिक, ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो ये ग्राम स्तर का अधिकारी होता है, ग्राम स्तर का अधिकारी होता है, ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। कौन? ग्रामिक, ग्रामिक ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। उसके बाद में यदि चले कि मौर्य काल में, तो मौर्य काल में आपको पता होगा कि चाणक्य, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में एक बात लिखी है कि गांवों के लिए, कोई गांव है तो उसमें न्यूनतम, किसी गांव में न्यूनतम 100 परिवार और अधिकतम 500 परिवार होते थे। कितने? 500 परिवार होते थे। किसमें? गांव में। तो गांव के शासन की व्याख्या कौन कर रहा है? अर्थशास्त्र, जो किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की। ठीक है, तो मौर्य काल में भी गांवों के शासन की जानकारी मिलती है। यदि बात करें मौर्य काल में मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज की, ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी विद्वान। कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने लिखा कि नगर का जो प्रशासन होता है, नगर प्रशासन, इसको संभालने के लिए 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां होती थी। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये बताती है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या फिर जो शासन की निम्नतम इकाई है, गांवों तक शासन, तो यह व्यवस्था आज संविधान के बाद में नहीं पनपी। यह व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है। चाहे रामायण की बात हो जहां पूर्व और जनपद का उल्लेख मिलता है, चाहे महाभारत काल की बात हो, ठीक है, या मौर्य काल की बात हो। मौर्य काल में मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया। किसके बारे में वर्णन किया? नगर प्रशासन के बारे में। ठीक है, कि नगर का प्रशासन 6 समितियां संभालती थी। कितनी समितियां? 6 समितियां नगर का प्रशासन देखती थी। ठीक है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये सब आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पंचायती राज की। ठीक है, चलते आगे। उसके बाद जब संविधान बना, यदि बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो जब संविधान बना तो आपके आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत के संगठन की बात कही गई, ग्राम पंचायत का संगठन। लेकिन एक बात बताओ, जो आर्टिकल 40 है, ये तो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व ये कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। नीति निर्देशक तत्व कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। इसीलिए यह जरूरी हो गया कि संविधान में अनिवार्य रूप से पंचायती राज का उल्लेख किया जाए, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। और जब कोई चीज बाध्यकारी नहीं है तो राज्यों की इच्छा है कि वह पंचायत राज का गठन करे या ना करे, और किस ढंग से करे, ये भी मुद्दे की बात है। इसी कारण जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायती राज व्यवस्था या नगरीय जो निकाय होते हैं, कुल मिला के जो स्थानीय स्वशासन है, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, संवैधानिक दर्जे देने की बात कही गई। ठीक है, तो जो 73वां संविधान संशोधन था या 74वां संविधान संशोधन था, इन दोनों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा कैसे मिला? कि अब राज्य सरकारों पर यह बाध्यकारी हो गया कि आप पंचायती राज का गठन करोगे। पंचायती राज का गठन होगा, यह बाध्यकारी कब हुआ? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। कब पारित हुआ था ये? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 24 अप्रैल को पारित हुआ। कब पारित हुआ था ये? 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है?
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपके ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। जो पंचायती राज है, यदि मैं बात करूं पंचायती राज की, तो ध्यान से सुनना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दी गई किसको? पंचायती राज को। पंचायत राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दी गई। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। एक बात याद रखना कि 17 राज्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को 17 राज्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, समर्थन मिला। 17 राज्यों का समर्थन मिला किसे? पंचायत राज का जो विधेयक आया था 73वें संविधान संशोधन, इसे 17 राज्यों का समर्थन मिला। ठीक है, ये जो पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में है, ये 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन जो विधेयक पारित हुआ था, ठीक है, उसमें 17 राज्यों का समर्थन मिला। कितने राज्यों का समर्थन मिला? 17 राज्यों का समर्थन मिला। 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, संविधान की 11वीं अनुसूची में। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगरीय निकायों का। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों का उल्लेख है। ठीक है, नगरीय निकायों का उल्लेख है। ठीक है, पंचायत राज को 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 29 विषय। 29 विषय दिए गए। इसका मतलब क्या है कि 29 विषय है जिन पर पंचायती राज कार्य करेगा। ठीक है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। आपको पता है कि संविधान में 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है संघ सूची, संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची और एक होती है राज्य सूची। जो संघ सूची होती है, जो संघ सूची होती है उस पर केवल संसद कानून बनाएगी, केवल संसद कानून बनाएगी, केवल संसद कानून बनाती है। ठीक है, संघ सूची पर केवल संसद कानून बनाती है। ठीक है, एक होती है राज्य सूची, एक होती है राज्य सूची। ठीक है, तो राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। कौन कानून बनाता है? राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और एक होती है आपके समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। ठीक है, तो याद रखना कि समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य विधानमंडल ने और संसद ने, दोनों ने कानून बना दिया, तो जो संसद ने कानून बनाया है वही आपके मान्य होगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। मैं बात कर रहा हूं राज्य सूची की, कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब ये कि जो पंचायती राज संबंधित जो विधि बनेगी, जो कानून बनेंगे, वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। अर्थात राज्यों को यह स्वतंत्रता है कि वो अपनी तरह से अपने राज्य में पंचायती राज का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। वापस देख लीजिए, पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल 1993 को यह प्रस्ताव लागू हो गया और इस पर 17 राज्यों का समर्थन मिला। इस बात को आप याद रखना, 17 राज्यों का समर्थन मिला, इस बात को आप याद रखना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यह 11वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान की जो 12 अनुसूचियां है उसकी जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज का उल्लेख है। ठीक है, 29 विषय है, 29 विषय है। किसके? पंचायत राज को 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, राज्य सूची का विषय है, अर्थात पंचायती राज की व्यवस्था राज्य में कैसी होगी यह राज्य ही तय करेगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये अपने देख ही ली कि रामायण काल में पुर और जनपद का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में पुर और जनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत काल में ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना। मेगस्थनीज ने नगर नियोजन का उल्लेख किया। इनके अनुसार नगर का प्रशासन
6 समितियां संभालती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये अपन पढ़ रहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कोई जरूरी नहीं यहाँ से प्रश्न आए, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। भीनमाल से एक अभिलेख मिला, एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें पंचकुल अर्थात पंचायत द्वारा दान दिए जाने का वर्णन मिलता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, पंचकुल का शिलालेख मिला था एक भीनमाल से, उसमें पंचकुल जिसको पंचायत अपन बोलते हैं उसका उल्लेख मिलता है कि उन्होंने दान दिया था। जब कोई पंचायत दान दे रही है इसका मतलब उनका खुद का वहां पे शासन है, तो ये साक्ष्य है किसके, स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य है, ठीक है, याद रखना। यदि बात करें ब्रिटिश काल की, जब अंग्रेज भारत में आए तो 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। कब की गई, 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई, 1687, कहीं कहीं 1688 भी मिलता है, ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखना। ब्रिटिश काल में 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉर्ड रिपन, 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव जिसमें स्थानीय स्वशासन को अधिकार एवं शक्तियों की बात कही गई, मतलब कि स्थानीय जो सरकारें होती है उनको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए, उनकी कुछ शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसने कहा, लॉर्ड रिपन ने कहा। और जो प्रस्ताव आया था उसको भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन वैसे पूछेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1882 में वो एक ऐसा प्रस्ताव लेके आए जिसमें स्थानीय जो सरकारें होती है उनको अधिकार और शक्तियां देने की बात कही गई। तो पहली बार लॉर्ड रिपन साहब ने ऐसी बात कही कि स्थानीय जो सरकारें होती है, ठीक है, उनका विकास किया जाए ताकि जो शासन है वो निचले स्तर तक पहुंच सके, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, संवैधानिक पृष्ठभूमि। ये अपन ने देख ली कि आर्टिकल 40 जो है, राज्य सरकार पंचायतों का संगठन करेगी, का निर्माण करेगी, गठन करेगी, निर्माण या गठन करेगी। तो गठन कौन करेगा, राज्य सरकारें करेगी। ये क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में शामिल है आर्टिकल 40, ठीक है। तो इस वजह से राज्य सरकारें अपनी मर्जी चलाती है, और जब मर्जी चलेगी तो नियमित रूप से ना तो चुनाव होंगे, न ही कार्यकाल नियमित रहा, कभी 2 साल, कभी 3 साल, ठीक है, कभी 5 साल। तो ऐसे समस्याएं आ रही थी किसको, पंचायती राज को, नगरीय जो स्थानीय सरकारें होती है उनको। और इस वजह से 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। संविधान के भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज, ठीक है। और भाग 9 के संविधान के जो भाग 9 के है, इसमें क्या है, नगरीय निकाय। क्या है, नगरीय निकाय। यदि अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरीय निकाय है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरीय निकाय है। ध्यान से सुनना, ये कभी कभार पूछ लेते हैं, यहाँ से आपके छोटी छोटी एग्जामों में प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है, जो कि 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। 9 के जिसमें नगरीय निकाय को समाहित किया गया है संविधान में, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों का वर्णन मिलता है, ठीक है, याद रखना। अनुसूची 11 में 12 जोड़ी गई, ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज जो आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो के एग्जाम में यहाँ से पक्का प्रश्न आएगा, क्योंकि केवल एक 73वां संविधान संशोधन उस सिलेबस में लिखा हुआ है। तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो केवल पंचायती राज, ना कि नगर निकाय, केवल पंचायती राज आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। बाकी जो अपन नगरीय स्वशासन पढ़ेंगे थोड़ा इस वीडियो के बाद में, है ना। तो अभी पंचायती राज देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो राजस्थान से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जयंती के दिन, ठीक है, याद रखना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ, ठीक है। 24 अप्रैल को क्या माना जाता है,
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 243 से 243 निर्णय तक, ठीक है, 243 से 243 निर्णय तक आपके पंचायती राज का उल्लेख है। ठीक है, पंचायती राज का उल्लेख है, याद रखना। ये पूछ सकते हैं ना। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये अपन ने देख लिया। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं, ये बात भी अपन ने देख ली। ठीक है, ये मैं पीपीटी पीडीएफ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग की वजह से कुछ लोग समझ नहीं पाते, है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको LNT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। LNT एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इससे जो भी वीडियोज अपन यहाँ पढ़ाते हैं, जो भी क्लासेस लेते हैं, उनकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 के, अच्छा 243 में क्या है, ध्यान से सुनना। पंचायती राज। ठीक है, तो अपन ने देखा कि पंचायती राज कैसे संविधान में दर्जा दिया गया। अब पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो कौन कौन सा? सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो होती है जिला परिषद। क्या होती है? जिला परिषद। सबसे बड़ा स्तर जो होता है वो होता है जिला परिषद का। ठीक है, उसके बाद आती है पंचायत समिति। क्या आती है? पंचायत समिति आती है। ठीक है, याद रखना, पंचायत समिति। और उसके बाद में आपके आती है ग्राम पंचायत। उसके बाद आती है ग्राम पंचायत। ठीक है, याद रखना, ग्राम पंचायत आती है। तो जो 3 स्तर हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये संविधान में लिखी गई है। लेकिन किसी राज्य में यदि 20 लाख से कम जनसंख्या है, 20 लाख से कम जनसंख्या है, 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो वहां मध्यवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति का गठन करने की छूट दी गई है, ध्यान से समझना कि संविधान में तो पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई है। कौन सी व्यवस्था दी गई है? त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई है कि भाई जिले के स्तर पर जिला परिषद होगी, पंचायत समिति जो खंड स्तर पर होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, और ग्राम स्तर पर जो गांव के स्तर होते हैं वहां पर ग्राम पंचायत होगी। ध्यान से सुनना, जिला परिषद होती है जिले के स्तर पर, पंचायत समिति होती है खंड स्तर पर, और गांव के स्तर पर होती है आपके ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जो ये बात क्या लिखी गई यहाँ पे कि 20 लाख से कम जनसंख्या, 20 लाख से कम जनसंख्या, कि यदि किसी राज्य में जनसंख्या ही 20 लाख से कम है, यदि किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो उस राज्य में यदि पंचायत राज का गठन किया जाता है तो वहां पर जिला परिषद और ग्राम पंचायत दो ही स्तर होंगे। आपको पंचायत समिति जो खंड स्तर पर होती है इससे आपको छूट दी जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये बिल्कुल, ये प्रश्न यहाँ से आएगा। ठीक है, कि 20 लाख से कम जनसंख्या होती है उन्हें खंड स्तर पर पंचायत राज से छूट मिली है, अर्थात पंचायत समिति के गठन से उनको छूट दी गई है। कौन से राज्य? जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। एक बात याद रखना कि जो इनके लिए योग्यता होती है, योग्यता किसकी योग्यता? पंचायत, जो पंचायती राज है इसकी योग्यता, पंचायतों की योग्यता। ठीक है, पंचायतों के लिए योग्यता। तो आप तो बस 2 बात याद रखना कि एक तो आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो, 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो, दूसरा अन्य योग्यता, जो विधानमंडल तय करे। कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा।
संसद तय नहीं करेगी क्योंकि राज्य सूची का विषय है, विधानमंडल तय करेगा। अन्य योग्यता जो विधानमंडल तय करे, ये बातें याद रखना। मैं बात कर रहा हूं कि कौन व्यक्ति, अगर बात करें आपके ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आपको पता है सरपंच होता है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या है? यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ठीक है, सरपंच बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या है? तो योग्यता ये है कि उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो, या फिर वो उस योग्यता को पास करता हो जो विधानमंडल तय करे। राज्य विधानमंडल राज्य में पंचायत राज से संबंधित योग्यता तय कर सकता है क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। तो पहली तो बात याद रखना कि आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और आयु 21 वर्ष पूरी हो और अन्य योग्यता जो विधानमंडल तय करे। ये दो बातें आप याद रखना, ठीक है, याद रखना। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, आपसे आयु सीमा पूछ सकता है, ठीक है। अपन राज्यपाल पढ़ा था तो देखा था कि 21 वर्ष की जो आयु है, 18 वर्ष की जो आयु होती है किसके लिए होती है? 18 वर्ष होती है वयस्क मतदाता के लिए, ठीक है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप वयस्क मतदाता है, अर्थात सरकार के जो निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन चुनाव होते हैं, उनमें आप भाग ले सकते हैं और आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है। मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, याद रखना। 21 वर्ष किसके लिए है? 21 वर्ष किसके लिए है? पंचायती राज के चुनाव के लिए, पंचायती राज, पंचायतों के चुनाव के लिए। यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ते हो तो आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 25 वर्ष किसके लिए है? कि 25 वर्ष किसके लिए है? विधानसभा चुनाव के लिए। किसके लिए है? विधानसभा के चुनाव के लिए। विधानसभा के चुनाव के लिए कितनी आयु आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु आवश्यक है विधानसभा के चुनाव के लिए। कितनी आवश्यक है? 25 वर्ष। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, 30 वर्ष किसके लिए है? 30 वर्ष किसके लिए है? विधान परिषद के लिए। किसके लिए है? विधान परिषद के चुनाव के लिए। अच्छा, अपन ने एक और देखा था, राज्यपाल पढ़ाता तो 35 वर्ष। तो 35 वर्ष किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। तो ये बात याद रखना कि 18 वर्ष की आयु जिसकी हो जाती है वह वयस्क मतदाता कहलाता है। 21 वर्ष की किसी की आयु हो जाती है तो वह पंचायतों में चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वह विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वह विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है। और यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष का हो चुका है तो वह राज्यपाल के लिए योग्य है, ठीक है, याद रखना। ये आयु सीमा याद रखना। अच्छा, अपन देख रहे थे, ठीक है, एक है ग्राम सभा, आर्टिकल 243, ठीक है, अनुच्छेद 243। इसमें क्या है? इसमें है परिभाषा। क्या है? परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा है? अनुच्छेद 243 से 243 न तक, 243 से 243 न तक क्या है? पंचायती राज का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायती राज है, पंचायती राज है, ठीक है। तो 243 जो आर्टिकल है उसमें परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? चाहे जिले की बात करें कि जिला क्या होता है, चाहे ग्राम सभा की बात करें कि ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, या पंचायत की बात करें कि पंचायत क्या होती है, तो आदि जो परिभाषा है, ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं है, याद रखना। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप तो याद रखना कि अगर मिलान करने वाला प्रश्न आपके आता है तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं है, चाहे ग्राम सभा की परिभाषा हो चाहे जिले की परिभाषा हो, ठीक है, याद रखना। 243 के इसमें ग्राम सभा का उल्लेख है। ग्राम सभा किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का। कि ग्राम सभा क्या होती है? अनुच्छेद 243 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं बताता हूँ कैसा प्रश्न आता है। तो अनुच्छेद 243 के यदि आपसे आर्टिकल मिलान करवाता है तो ध्यान रखना 243 के में क्या है? ग्राम सभा है। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। अब जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुनना कि ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा है तो ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले समस्त मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति जो गांव के स्तर पर मतदाता सूची में शामिल है, पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हो,
क्या क्या शर्तें हैं कि ग्राम स्तर पर हो, पंचायत के क्षेत्र में आते हो और वयस्क मतदाता हो। 3 चीजें हैं। क्या क्या है कि एक तो वयस्क मतदाता है, मतलब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ग्राम स्तर पर हो, ग्राम स्तर पर, और पंचायत के क्षेत्र में आते हो, पंचायत के क्षेत्र में आते हो, पंचायत के क्षेत्र में आते हो। ये जो 3 योग्यताएं हैं वो किसके लिए है? ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी? वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनेगी। किससे मिलकर बनेगी? वयस्क मतदाताओं से। अच्छा, वो वयस्क मतदाता कौन होंगे? जो जो पंचायत क्षेत्र में आते हो, उस पंचायत क्षेत्र में आते हो, उन वयस्क मतदाताओं से मिलकर क्या बनेगी? ग्राम सभा बनेगी। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी मतदाता, ठीक है, ग्राम स्तर पर। अब देखना आपको प्रश्न कैसे गलत करवाता है, ध्यान से सुनना। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति, ये गलत बात है। सभी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होंगे, सभी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होंगे, केवल वयस्क मतदाता शामिल होंगे। कौन शामिल होगा? केवल वयस्क मतदाता शामिल होगा। ग्राम सभा में केवल वयस्क मतदाता शामिल होता है। ये बात याद रखना आप कि सभी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होते, केवल वयस्क मतदाता शामिल होता है। अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 18 वर्ष या उससे अधिक की व्यक्ति, उससे अधिक की आयु का हो व्यक्ति, ठीक है। तो ये याद रखना कि ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति। अब मतदाता सूची में कौन पंजीकृत होगा? जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, ठीक है, याद रखना, से मिलकर ग्राम सभा बनती है। इस बात को याद रखना, ग्राम सभा मिलकर बनती है वयस्क मतदाताओं से, ठीक है, याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं आपके, और कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको दिख जाए, ठीक है। अब 243 ख, ठीक है, 243 ख या बी, ठीक है। इसमें क्या है? पंचायतों का गठन है। क्या है इसमें? पंचायतों का गठन है। 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन है। अपन ने भी देखा था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है संविधान में, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आप अभी बताया था अपन ने कि 20 लाख से यदि कम जनसंख्या है तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति से छूट दी गई है, ठीक है, याद रखना, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 243V, ठीक है, सेकंड वाले में। अच्छा, एक है पंचायतों की संरचना। क्या है? पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 ग, इसमें क्या है? पंचायतों की संरचना है, ठीक है। अब सुनना, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना का उपबंध करेगा। अच्छा, क्यों करेगा? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। क्यों करेगा? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए संसद यह तय नहीं कर सकती। तो कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ही तय करेगा कि क्या संरचना होगी, किसकी संरचना होगी, पंचायतों की संरचना क्या होगी, यह कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि पंचायतों की संरचना कौन तय करता है? राज्यपाल तय करता है क्या? संसद तय करते हैं क्या? राज्य विधानमंडल तय करता है क्या? राष्ट्रपति तय करता है क्या? तो कौन करता है? आपके राज्य विधानमंडल तय करेगा। याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। एक है पंचायती राज इकाई की जनसंख्या पूरे राज्य में समान रहना चाहिए, ठीक है, पूरे राज्य में समान रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पंचायती राज का गठन करते हो, ठीक है, तो आप ये तय करोगे कि कितने लाख या फिर कितनी जनसंख्या के व्यक्ति, ठीक है, होता है ना कि आपकी जो पंचायत होती है, आपकी जो ग्राम पंचायत होती है, तो जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कितने व्यक्ति होंगे, उसमें कितनी जनसंख्या होगी, कितनी जनसंख्या होगी। जैसे कि 5,000 मतदाता है, 10,000 मतदाता है, तो इस तरह जो जनसंख्या का अनुपात है वो पूरे राज्य में समान रहना चाहिए। ये कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा, ठीक है, याद रखना। 243 ग में क्या है? पंचायतों की संरचना है, और संरचना कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल पंचायतों की संरचना तय करेगा, ठीक है, याद रखना, याद रखना। अच्छा, ख में क्या था? गठन था, पंचायतों का गठन था, ठीक है, पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? 243 ख में, ठीक है, या बी में। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखनी है, क्योंकि 243 ख भी वो दे देता है और बी भी आपको दे देता है, ठीक है, याद रखना। अब 243 घ या डी, ठीक है, याद रखना, क्या है इसमें? स्थानों का आरक्षण है। अच्छा, एक बात याद रखना, कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें ये मैं गलत बोल गया था कि जो डी है उसमें अवधि है, अवधि नहीं है, क्या है? आरक्षण है, ठीक है।
तो वो वाली क्लास थोड़ी गलत हो गई थी। अनुच्छेद 243 घ, स्थानों का आरक्षण। क्या है? आरक्षण, स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 डी में है, याद रखना। आरक्षण, तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा? आरक्षण कैसे दिया जाएगा? पंचायतों को आरक्षण, पंचायतों को आरक्षण किसमें है ये? अनुच्छेद 243 डी, ठीक है, या घ में क्या है? आरक्षण है। ठीक है, तो आरक्षण कैसे दिया जाएगा? आरक्षण की क्या पद्धति होगी? ठीक है, ध्यान से सुनना कि जो अनुसूचित जाति है या जनजाति है, उन्हें जो जनसंख्या है राज्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। और ये कैसा होगा? चक्रीय होगा कि यदि किसी क्षेत्र में एससी की जनसंख्या है, उस क्षेत्र में एसटी की भी जनसंख्या है, या ओबीसी की भी जनसंख्या है, या जनरल की भी जनसंख्या है। ठीक है, तो आरक्षण कैसे दिया है, कैसे दिया जाएगा? चक्रीय रूप से, चक्रानुक्रम में आपको आरक्षण दिया जाएगा कि वहां पर एससी की सीट भी आएगी, एसटी की सीट भी आएगी, और जनरल की सीट भी आएगी, या ओबीसी की सीट भी आएगी। ठीक है, तो चक्रीय रूप से आपको आरक्षण दिया जाएगा, याद रखना। और जो आपके आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, ठीक है, आरक्षित सीटों पर 1/3 आरक्षण किसका रहेगा? महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं एससी और एसटी, इनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इनकी जो सीटें हैं उनका 1/3 किसको प्राप्त है? महिलाओं को प्राप्त है। ये संविधान में है, लेकिन राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। किसको? महिलाओं को। राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना, राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, वापस देखते हैं। आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति को उस पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना, कुल संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसे पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की, ठीक है, याद रखना कि जनसंख्या के अनुपात में आपको आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो आरक्षण दिया गया है एससी एसटी को, उस आरक्षण का 1/3 महिलाओं को दिया गया है, लेकिन राजस्थान में 50% आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं को। यह आरक्षण चक्रानुक्रम में भरा जाएगा। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। कितना? 1/3 महिलाओं को दिया जाएगा। राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। राजस्थान में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? 50% आरक्षण प्राप्त है। ये याद रखना, राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। यहां से आपके प्रश्न आएगा, ये ध्यान से सुनना, यहां से आपके प्रश्न आएगा कि महिलाओं को राजस्थान में 50% आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना। चलते नेक्स्ट। (243) या ऋण। ठीक है, पंचायतों की अवधि। क्या है? पंचायतों की अवधि। तो अवधि कितनी होगी? ठीक है, क्या टॉपिक है? पंचायतों की अवधि। ध्यान से सुनना, पंचायतों की अवधि। तो आप बोलोगे कि सर अवधि तो 5 साल होती है, अवधि तो 5 साल होती है। ठीक है, कितनी होती है अवधि? 5 वर्ष होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अवधि 5 वर्ष हो। यदि किसी कारणवश विघटन होता है, यदि किसी कारणवश पंचायत का विघटन होता है, पंचायत का विघटन होता है, यदि किसी सरपंच के खिलाफ उसको हटाने की बात कही गई है, तो हटाया कब जाएगा? भाई अगर हटाने की बात नहीं है तो सामान्यतः कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ये बात आप याद रखना कि कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि उन्हें हटाना है, यदि उन्हें हटाया जाता है तो 2 शर्तें हैं। ध्यान से सुनना, यहां से आपके प्रश्न बनेगा कि यदि 5 वर्ष होने में 5 वर्ष होने में 6 माह का समय बाकी है, 6 माह
शेष है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल होने में 6 माह का समय बाकी है तो चुनाव नहीं होगा, तो विघटन नहीं होगा, तो विघटन नहीं होगा। चाहे उसे हटाने का प्रस्ताव ले आए हो, चाहे उसे हटाने की बात कर दी गई हो या फिर वो अयोग्य हो, लेकिन फिर भी उसे नहीं हटाया जाएगा यदि 6 माह बाकी हो। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल होने में 6 माह बाकी हो तो विघटन नहीं होगा, पंचायत का विघटन नहीं होगा। इस बात को याद रखना, यहां से आपके प्रश्न बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि 2 साल बाकी है, 2.5 साल बाकी है, 3 साल बाकी है तो उसे हटाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा। तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे, पुनः चुनाव होंगे, ठीक है। तो 6 माह के अंदर वापस इलेक्शन होंगे, 6 माह के अंदर वापस इलेक्शन होंगे। और जो नई नवगठित पंचायत है, जो नवगठित पंचायत होगी आपके, वो शेष अवधि के लिए, कब तक के लिए, शेष अवधि के लिए रहेगी, शेष अवधि तक रहेगी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि यदि किसी पंचायत का जो सरपंच है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब उस सरपंच को हटाना है, सरपंच को पद से हटाना है, ठीक है, तो हटा दिया गया। यदि अब दो बातें हैं कि यदि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होने में 6 महीने बाकी है तो उन्हें नहीं हटाया जाएगा, वह 5 वर्ष तक कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन यदि 5 वर्ष होने में 2 साल या 3 साल बाकी है तो उन्हें हटाया जाता है यदि वह अयोग्य है। और अब यदि हटाया जाता है तो इस कंडीशन में 6 माह के अंदर, 6 माह का आपको समय है, ये याद रखना कि 6 माह में अनिवार्य रूप से नए सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा, नए चुनाव करवाए जाएंगे, नए पंचायत राज के चुनाव करवाए जाएंगे। 6 माह के अंदर अंदर आपके चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 6 माह की बाध्यता है, ठीक है। अब सरपंच नया बन गया, क्या वह 5 साल के लिए कार्य करेगा, क्या नहीं। नवगठित जो पंचायत होगी वह शेष अवधि तक कार्य करेगी, शेष अवधि तक कार्य करेगी। इसका क्या मतलब है कि यदि पहले जो सरपंच था उसने 3 साल शासन किया तो अब जो सरपंच बनेगा वह 2 ही साल तक सरपंच रहेगा। इसका मतलब ये कि शेष अवधि तक कि नई नवगठित पंचायत शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, ठीक है। तो ये इस बात को आप याद रखना, है ना। वापस देखते हैं पंचायतों की अवधि। तो सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन किसी कारण से यदि विघटन हो जाए तो दो शर्तें हैं। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने में 6 माह बाकी है तो चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि विघटन होता है, 2 साल या 3 साल बाकी है तो विघटन हो जाएगा यदि वह अयोग्य है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। यह बाध्यता है 6 माह की, आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। नवगठित पंचायत शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न आएगा, 3-4 मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनता है, ठीक है। अब योग्यता। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि जो अपन नीति ये जो पढ़ रहे हैं पंचायती राज, तो इसके जो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं 243 से 243 तक, ठीक है। तो इनमें अयोग्यता का तो उल्लेख है, किसका उल्लेख है, अयोग्यता का उल्लेख है आर्टिकल 243 ई, ठीक है, सॉरी एफ, वापस से, ठीक है, एफ। तो इसमें अयोग्यता का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, अयोग्यता का उल्लेख है, 243 एफ में अयोग्यता का उल्लेख है। लेकिन इनमें कहीं भी योग्यता का वर्णन नहीं है, योग्यता का वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं है। तो आप इस बात को याद रखना कि योग्यता का कहीं भी वर्णन नहीं है, योग्यता का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो क्या होगी योग्यता, अभी अपन ने देखा था कि कोई व्यक्ति है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 21 वर्ष की आयु पूरी हो, पहली शर्त तो ये है कि 21 वर्ष की आयु पूरी हो, ठीक है, याद रखना। दूसरी शर्त ये है कि विधानमंडल कोई योग्यता तय करे, क्या तय करे, कोई योग्यता तय करे। तो 2 योग्यता है, आपको ये याद रखनी है, बाकी अयोग्यता का तो उल्लेख है, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं अपनी योग्यता कि यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वह पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, अन्य कोई योग्यता जो विधानमंडल तय करे, ठीक है। तो याद रखना, अपन ने देखा था अनुच्छेद एक ही बार लिख देता हूं मैं ना, 243, इसमें क्या देखा था,
इसमें देखी थी परिभाषाएं, ठीक है, इसमें क्या देखा था अपन ने, परिभाषाएं। अब चाहे वह परिभाषा ग्राम सभा की हो, चाहे पंचायत की हो, या जिले या किसी और की परिभाषा हो, वो किस में वर्णित है, अनुच्छेद 243 में वर्णित है। अच्छा 243 क में क्या देखा था, क या ए में, इसमें क्या देखा था, इसमें देखा था ग्राम सभा, कि ग्राम सभा की अपन ने परिभाषा देखी थी कि ग्राम सभा में उस गांव के जो पंचायत क्षेत्र में आते हो ऐसे वयस्क मतदाता शामिल होंगे, किसमें, ग्राम सभा में होंगे, ठीक है। अपन ने देखा था 243 ख या बी, इसमें क्या देखा था, ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, कि पंचायती राज के लिए हमने 3 स्तरीय की व्यवस्था अपनाई, ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और जिला परिषद होगी। लेकिन किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है, यदि 20 लाख से कम जनसंख्या है, यदि जनसंख्या 20 लाख से आपके कम है, ठीक है, तो मध्यवर्ती स्तर, तो मध्यवर्ती स्तर से आपको छूट होगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठन करने की छूट है, पंचायत की छूट होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना 243 ख में, ठीक है, ग्राम सभा का गठन, ये याद रखना, ये 3 चीज अपन ने देखी है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा आर्टिकल एक साथ देख लेते हैं ना। 243 में क्या है, परिभाषा है, और 243 ए या क में क्या है, ग्राम सभा अपन ने देख लिया, ख में क्या है, पंचायतों का गठन है, और ग में क्या है, पंचायतों की संरचना है। अच्छा संरचना कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल संरचना तय करेगा, राज्य विधानमंडल आपके संरचना तय करेगा, ठीक है, ये अपने अभी देख लिया था। स्थानों का आरक्षण, ठीक है, स्थानों का आरक्षण किसमें है, 243 डी या घ में, ये याद रखना, ये मिलान करवा सकता है, जो यहाँ पे लिखे कम से कम वो याद रखना। लास्ट में 2-3 आर्टिकल है वो आप ध्यान नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, पर ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से तो आपके प्रश्न बनेगा, ठीक है। और बनेगा तो लोग नहीं करेंगे उसको, क्योंकि लोगों को आर्टिकल याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ा सा जोर आता है, या फिर वो मेहनत नहीं करते उतनी, ठीक है। तो आपको तो ये आर्टिकल याद रखने हैं, कुछ तो ये है और 4 आर्टिकल ये है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न कभी कभार आपको यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो वित्त आयोग और जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये तो आपको याद होंगे ही, क्योंकि आप बार बार पढ़ते हो कि 243 आई है, कि 243 आई और 243 के, ये तो आप बार बार पढ़ते हो, ठीक है। वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, आयोग। तो यहां से आपको प्रश्न बनता है एग्जाम में, है ना, याद रखना। तो 243 में क्या है, परिभाषाएं है, 243 ए में क्या है, ग्राम सभा है, 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन है, किसका गठन है, पंचायतों का गठन है, सी में क्या है, पंचायतों की संरचना है, अच्छा डी में क्या है, स्थानों को आरक्षण, और ई में क्या है, पंचायतों की अवधि, अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। और आपको बता दिया मैंने कि कब इलेक्शन करवाया जाएगा और कब इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा, बस आप तो ये 6 माह की बाध्यता याद रखना, 6 माह वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। कि यदि 5 वर्ष पूरे होने में, कि यदि 5 वर्ष पूरे होने में 5 वर्ष में 6 माह बाकी है, 5 वर्ष में 6 माह बाकी है तो चुनाव नहीं होंगे। यदि विघटन हो जाता है, यदि विघटन हो जाते हैं, ठीक है, तो 6 माह में नए इलेक्शन होंगे, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। 243 एफ में क्या है, अयोग्यता है, क्या है, निरर्हता है या अयोग्यता। आप तो ऐसे याद रखना कि एफ जो है फेल होता है, एफ जो है फेल होता है अर्थात अयोग्य होता है, इसलिए पंचायत राज्य की अयोग्यता 243 एफ में है। फेल होता है एफ, तो अयोग्यता कैसे में आ जाएगी, ठीक है, 243 एफ में आ जाएगी। तो एक आर्टिकल तो आपको ये याद हो गया, है ना। एक है 243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है, ठीक है, याद रखना, ये आपको याद हो जाएगा, है ना, सारे याद रखने वैसे तो आपको। 243 एच में क्या है, पंचायतों की कर अधिरोपित करने की शक्ति, क्या है, पंचायतों की कर अधिरोपित करने की शक्ति, ठीक है, ध्यान रखना। आई में क्या है, वित्त आयोग, और के में क्या है, निर्वाचन आयोग, और जे में क्या है, लेखाओं की जांच या अंकेक्षण। जो ग्राम पंचायत होती है या फिर पंचायत राज होती है उनकी लेखाओं की जांच कौन से आर्टिकल में है,
243 जे में है, ठीक है, याद रखना, यहां से आपके प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ग्राम पंचायत, एक एक देखेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को, ठीक है। आपका बेसिक तो अभी कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल अपन ने देख लिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन ने देख ली, अवधि क्या होती है, योग्यता क्या होती है, संरचना कैसी होगी, गठन कौन करेगा, ठीक है, ये अपने देख ली है ना। अब है ग्राम पंचायत, ध्यान से सुनना, ग्रामीण पंचायतें पंचायत राज की आधारशिला है। क्यों है आधारशिला? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है कि शासन, जो लोकतंत्र है जिसमें लोगों का शासन होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वयस्क मतदाता उसमें शामिल हो, किसमें? लोकतंत्र में, ठीक है। तो ग्रामीण पंचायतें होती है वो लोगों को खुद का शासन चलाने की शक्ति देती है। जो ग्राम पंचायत होती है उसमें व्यक्ति अपने स्तर पर सरकार चुनते हैं, जो सरपंच होता है वो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरह एक स्थानीय सरकार होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन में मतलब क्या है कि लोगों की अपने क्षेत्र में खुद की सरकार हो, खुद का शासन हो, ठीक है। छोटे छोटे विकासात्मक कार्यों के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रामीण पंचायतें पंचायत राज की आधारशिला है, ग्रामीण पंचायतें पंचायती राज की आधारशिला है, ठीक है, याद रखना। ग्राम सभा व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्थापिका के रूप में तो ग्राम पंचायत कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, याद रखना। ग्राम सभा क्या होगी? व्यवस्थापिका होगी। ग्राम सभा में क्या है? निर्णय लिए जाएंगे, और लागू कौन करेगी? ग्राम पंचायत लागू करेगी, ठीक है, याद रखना। ग्राम सभा जो होती है इसमें निर्णय लिए जाएंगे, क्या लेंगे? निर्णय लेंगे, ठीक है, और लागू कौन करेगी इन निर्णयों को, ठीक है। और इन निर्णयों को लागू कौन करेगी? कौन करेगी? कार्यपालिका। लागू कौन करती है? कार्यपालिका लागू करेगी, ठीक है, याद रखना। याद रखना ये दो चीजें, है ना, कि ग्राम सभा तो निर्णय लेगी, ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उनमें निर्णय लिया जाता है, ग्राम सभा की बैठकों में निर्णय लिया जाएगा, और निर्णयों को लागू कौन करेगी? कार्यपालिका लागू करेगी। कौन करेगी लागू? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका कौन है? ग्राम पंचायत है। कार्यपालिका कौन है? ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन करेगा अध्यक्षता? सरपंच, ठीक है। ग्राम सभा की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच अध्यक्षता करता है, ठीक है। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच अध्यक्षता करता है, ठीक है, याद रखना। अभी अपन आगे देखेंगे इसकी बैठकें कैसे आयोजित की जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था या निर्वाचित समिति है। भाई ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं कौन? वयस्क मतदाता। ग्राम सभा में कौन शामिल होगा? वयस्क मतदाता। तो जो वयस्क मतदाता होते हैं, ठीक है, वो किसका चुनाव करते हैं? ग्राम पंचायत का, अर्थात सरपंच का चुनाव करते हैं। तो जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है। क्योंकि निर्णय कौन लेती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा ने कोई निर्णय लिया, उसको लागू कौन करेगा? ग्राम पंचायत लागू करेगी, अर्थात सरपंच लागू करेगा, ठीक है, याद रखना। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच। जो ग्राम पंचायत होती है उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच। और प्रशासनिक प्रमुख जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी, आपके प्रशासनिक प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? यदि आपको पूछ लिया जाए ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होगा? वो ग्राम सचिव भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, पंचायत सचिव भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, और ग्राम विकास अधिकारी भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, याद रखना। अच्छा, और कौन कौन होते हैं? उप सरपंच होता है, वार्ड पंच होते हैं, और अन्य स्थायी समितियां भी होती है, ठीक है। उप सरपंच, यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक से अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करता है? उप सरपंच अध्यक्षता करता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। पंचायत स्तर पर स्थायी समितियां होती है, ठीक है। अच्छा, ये राजस्थान में जनवरी 2000 से शुरू हुई। राजस्थान में स्थायी समितियां जो होती है, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये जो प्रश्न है वो यदि आता है एग्जाम में तो बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे कि राजस्थान में पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों का प्रावधान कब किया गया? जनवरी 2000 से किया गया। यदि ये प्रश्न एग्जाम में दिखता है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों का प्रावधान राजस्थान में जनवरी 2000 से किया गया। ये आपका एक शानदार प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है, याद रखना। चलते नेक्स्ट। अच्छा, वापस देख लो क्या क्या देखा कि जो ग्राम सभा होती है वह व्यवस्थापिका होती है। क्या देखा अपन ने कि ग्राम सभा व्यवस्थापिका होती है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा व्यवस्थापिका होती है। ग्राम सभा व्यवस्थापिका होती है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा।
तो व्यवस्थापिका होगी ग्राम सभा, अर्थात ग्राम सभा निर्णय लेगी और उन निर्णयों को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका लागू करेगी, अर्थात ग्राम पंचायत उन निर्णयों को लागू करेगी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई है। ठीक है, याद रखना। या फिर निर्वाचित समिति है, क्योंकि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, कौन होगा ग्राम सभा का सदस्य, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होता है, तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। और प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, आपका वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी होता है। ठीक है, और इसमें और कौन होते हैं, उप सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है, कुछ स्थायी समितियां होती है। अपन ने अभी देखा एक शानदार प्रश्न की, जो राजस्थान में स्थायी समिति होती है वो जनवरी 2000 से शुरू की गई, याद रखना। अच्छा, ग्राम सभा की बैठक किसकी बैठक है, ग्राम सभा की बैठक है। तो अध्यक्षता कौन करेगा, आपके सरपंच अध्यक्षता करेगा। यदि सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच अध्यक्षता करता है। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य है। ये प्रश्न हर एग्जाम में लगभग एक बार देखा गया है और कुछ एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है कि संविधान में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकों का प्रावधान है। जो पंचायती राज है, तो पंचायती राज की जो ग्राम सभा होती है तो इसकी कितनी बैठकें न्यूनतम होना अनिवार्य है, तो वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें, कितनी, न्यूनतम 2 बैठकों का प्रावधान है, न्यूनतम 2 बैठकों का प्रावधान है। ये आपके प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनना, न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य है। ठीक है, याद रखना। ग्राम सभा की बैठक उस गांव में होगी जहां कार्यालय स्थित है। इसका मतलब क्या है, जो ग्राम पंचायत होती है उसका एक कार्यालय होता है उस ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक उस गांव में होगी जिस गांव में, आपको पता है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो छोटे छोटे गांवों से मिलकर बनती है। छोटे छोटे गांव जो होते हैं, क्या है, गांव है, तो इनसे मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत मिलकर बनती है। क्या मिलकर बनती है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का एक हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय होता है, मुख्यालय होता है। ठीक है, तो जहां पे मुख्यालय होगा वहीं पे ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा की बैठक कहाँ होगी, जहां ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। जिस गांव में, कोई किसी भी गांव में हो सकता है, तो जिस गांव में ग्राम पंचायत का मुख्यालय है उस गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी। इस बात को याद रखना, जिस गांव में ग्राम सभा का मुख्यालय है, सॉरी ग्राम पंचायत का मुख्यालय, उस गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी। ये प्रश्न काम का है, किसी प्राइवेट मकान या स्थान पर बैठक नहीं होगी, याद रखना। ग्राम सभा की बैठक से 15 दिन पूर्व सूचित करना होगा कि यदि अपन ने देखा कि ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकों का प्रावधान है। कितनी बैठकों का प्रावधान है, 2 बैठकों का प्रावधान है। ठीक है, ये जो बैठक है वो कहाँ पे होगी, जहां ग्राम पंचायत का सचिवालय है। जिस स्थान पर ग्राम पंचायत का सचिवालय है उस जगह पर, जिस स्थान पर ग्राम पंचायत का सचिवालय है उस जगह पर या कार्यालय है, वहां पर ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा की बैठक किसी के निजी आवास पर, निजी मकान में नहीं होगी। ठीक है, और ऐसी बैठकें होती है तो उनसे 15 दिन पूर्व आपको सूचित करना होगा। ग्राम सभा की बैठकों के 15 दिन पूर्व सबको, जो भी सदस्य होते हैं उनको सूचना देनी होती है। ठीक है, याद रखना। अब पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर, कौन सा, खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। भाई निचले स्तर पर कौन सी होती है, ग्राम पंचायत होती है आपके गांवों के स्तर पर, और खंड स्तर पर जो खंड होते हैं वहां पे क्या होती है, पंचायत समिति होती है। निर्वाचित सदस्य, प्रधान उप प्रधान होता है। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य कौन होता है, प्रधान होता है या उप प्रधान होता है। जबकि ग्राम पंचायत में कौन होता था, सरपंच होता था, उप सरपंच होता था। ठीक है, तो प्रधान या उप प्रधान होता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, खंड विकास अधिकारी, ये तो है वीडीओ, और वो था वीडीओ। ठीक है, याद रखना, ये है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये क्या कौन है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, याद रखना। एक है जिला परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख। ये सर्वोच्च संस्था है पंचायती राज की, सर्वोच्च संस्था कौन सी है, जिला परिषद है। पंचायती राज की आपके सर्वोच्च संस्था कौन है, जिला परिषद है, याद रखना। इसके सदस्य जो होते हैं उप जिला प्रमुख व अन्य सदस्य होंगे। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। ठीक है, तो मुख्य प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की बात है कि पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हुआ करते थे। क्या, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शॉर्ट में DRDA। पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हुआ करते थे, जिन्हें आज अपन क्या बोलते हैं, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ।
क्या बोलते हैं, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। ध्यान से सुनना, राजस्थान में डीआरडीए कौन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कब विलय 2003 में जिला परिषद में कर दिया गया, जिसे अब ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ कहा जाता है। ये आपके एक प्रश्न तैयार हो गया। वीडियो के लिए वीडियो वालों को इस पर थोड़ा जोर देना चाहिए कि राजस्थान में डीआरडीए का विलय विलय जिला परिषद में कब हुआ, 2003 में। 2003 में जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होते हैं उनका विलय किस में कर दिया गया, जिला परिषद में कर दिया गया 2003 में। ठीक है, अब उनको किस नाम से पुकारते हैं, जिला प्रकोष्ठ नाम से। अच्छा, अपन बात कर रहे हैं जिला परिषद की, किसकी बात कर रहे हैं, जिला परिषद की। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो जिला परिषद होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। ठीक है, ये होता है राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, यदि प्रशासन की बात करें तो सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, तो जो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होता है वो किसके अधीन कार्य करेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के। सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसके अधीन कार्य करता है क्या, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। तो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ किसके अधीन कार्य करेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख ही डीआरडीए का अध्यक्ष होता है। भाई जिला प्रमुख तो सर्वोच्च संस्था होगी ना, भाई जिला प्रमुख तो जिला परिषद का सर्वोच्च पद हो गया। जिला परिषद का सर्वोच्च पद कौन सा है, जिला प्रमुख है, तो जिला प्रमुख तो अध्यक्ष हो गया इसका। ठीक है, लेकिन किसके अधीन रहेगा ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, किसके अधीन रहेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के। ये प्रश्न याद रखना, 2003 में डीआरडीए का विलय कर दिया गया, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, किसके अधीन होता है ये, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ किसके अधीन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन होगा। ठीक है, ये याद रखना, आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, जिला आयोजन समिति। आपके एक और है जिला आयोजन समिति। ठीक है, जिला आयोजन समिति, ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी, 243 जेड डी है ना, याद रखना, ये आर्टिकल पूछा हुआ है जिला आयोजन समिति में, आर्टिकल पूछा हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नेक्स्ट जो भी एग्जाम है, चाहे रीट हो चाहे बीडी हो, वहाँ पे प्रश्न देख सकता है यहाँ से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में इसका प्रावधान है, किसका, जिला आयोजन समिति का। जिला आयोजन समिति संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में है। कौन सा आर्टिकल है, 243 जेड डी। ठीक है, याद रखना, राजस्थान जो है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994 में, इसकी धारा 121 है, उसमें भी इसका उल्लेख है। कौन सी धारा में, धारा 121 में उल्लेख है। ये धारा याद रखना, ये धारा याद रखना। राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन करना होगा। ठीक है, अच्छा, जो जिला आयोजन समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 25। अपन बात कर रहे हैं जिला आयोजना समिति की, जिला आयोजना समिति। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें जिला आयोजना समिति, पहले तो देखो प्रावधान। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 जेड डी, इसमें इसका प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में, की धारा 121 में भी इसका प्रावधान है, किसका, जिला आयोजन समिति का। ठीक है, याद रखना, जिला आयोजन समिति होती है, इसमें 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन होता है, 5 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि जो 20 सदस्य होते हैं वो उस जिले में कहाँ से आएंगे, 20 सदस्य उस जिले में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से आएंगे, पंचायती राज संस्थाओं से आएंगे। ठीक है, याद रखना, जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 तो मनोनीत होंगे। ठीक है, लेकिन जो 20 है, जो 20 सदस्य है वो कहाँ से आएंगे, पंचायत राज संस्थाओं से या उस जिले की नगरीय निकाय संस्थाओं से, दोनों से मिलकर। उस जिले में पंचायत राज की बात हो चाहे नगरीय निकाय की बात हो, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, जिला आयोजन समिति के जो 20 सदस्य है वो आएंगे। ठीक है, याद रखना। वापस देखते हैं कि 25 सदस्य होते हैं, इस समिति में 20 सदस्य जो है उस जिले की जिला परिषद एवं नगरीय संस्थाओं से चुने जाएंगे। जिला परिषद जो कौन सी है, पंचायती संस्था, पंचायती राज संस्था और नगरीय निकायों से आएंगे।
ठीक है। 5 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, 5 सरकार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, ठीक है, याद रखना। ये आपके प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से, है ना। जिला आयोजन समिति आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना आज जो अपन पढ़ रहे हैं। मनोनीत सदस्य जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कौन कौन होगा मनोनीत सदस्य? एक तो जिला कलेक्टर होगा, एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर होगा, एक जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। कौन कौन होगा? एक तो कलेक्टर होगा, ठीक है, एक आपके अतिरिक्त जिला कलेक्टर होगा, एक आपके अतिरिक्त जिला कलेक्टर होगा, एक आपके सीईओ होगा। कौन? जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन? जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। एवं 2 बचते हैं तो 2 अन्य होंगे, जो कौन तय करेगा? राज्य सरकार। वह सांसद तय कर सकता है, विधायक हो सकता है, ठीक है, याद रखना। इसका सचिव कौन होता है? जिला आयोजन समिति का सचिव कौन होता है? मुख्य आयोजन अधिकारी। कौन होता है? मुख्य आयोजन अधिकारी। और सभापति कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख, ठीक है। जिला परिषद जिले की सर्वोच्च संस्था है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, ठीक है, याद रखना। सचिव कौन होता है इसका? मुख्य आयोजन अधिकारी। सचिव कौन होता है इसका? मुख्य आयोजन अधिकारी, ये याद रखना। सचिव कौन होता है इसका? मुख्य आयोजना अधिकारी। मुख्य आयोजना अधिकारी, ये आपके शानदार प्रश्न एक है ना, मुख्य आयोजना अधिकारी, ये याद रखना आप कि प्रश्न आ सकता है कि जिला आयोजना समिति का सचिव कौन होता है? मुख्य आयोजना अधिकारी, ठीक है, ये नाम याद रखना। 25 सदस्य होते हैं, 5 मनोनीत और 20 कहाँ से आएंगे? जिला परिषद की बात हो या नगर उस जिले की नगरीय संस्थाओं से आएंगे, ठीक है, नगरीय निकायों से आएंगे, याद रखना। उल्लेख कहाँ पे? धारा 121 याद रखना। आप धारा 121 याद रखना, ठीक है, धारा 121 याद रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जिला आयोजना समिति के कार्य, किसके कार्य? जिला आयोजना समिति के कार्य। क्या कार्य होंगे इसके? भाई जिले में नगर पालिका और पंचायत राज संस्था द्वारा किए गए कार्यों को समेकित करना। भाई जिला होता है, ठीक है, जिले में 2 संस्थाएं कार्य करती है। एक तो होती है पंचायती राज संस्थाएं। कौन सी? पंचायती संस्था। कौन सी? जैसे चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे बात करें ग्राम पंचायत की, या बात करें पंचायत समिति की, ये बात करें जिला परिषद की, ठीक है, जिला परिषद की। तो जिला परिषद तो सर्वोच्च संस्था होगी पंचायत राज की, ठीक है। अब जिले में और क्या होगा? नगरीय संस्था हो सकती है, नगरीय संस्था हो सकती है, नगर निगम भी हो सकता है, जैसे जयपुर में नगर निगम 2 है। नगर परिषद हो सकती है, ठीक है, और नगर पालिका हो सकती है। क्या हो सकता है? नगर पालिका हो सकती है। अब ये आ तो जिले में रही है, ये जो पंचायत राज संस्था है या फिर जो नगरीय निकाय है, वो आ तो जिले के अंदर रहे हैं। तो इन दोनों के जो कार्य है, इन दोनों जो कार्य है, इनमें जो समेकन या समन्वय, इनके कार्यों का समन्वय कौन करेगा? जिला आयोजना समिति। कौन करेगी? जिला आयोजना समिति, ठीक है, जिला आयोजना समिति इनके कार्यों का समन्वय करेगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर पालिका और पंचायत राज संस्था द्वारा किए गए कार्यों को समेकित करेगी कौन? जिला योजना समिति, ठीक है, याद रखना। समग्र रूप से जिले के विकास के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। भाई जिले के विकास के लिए विकास योजना तैयार कौन करेगी? जिला आयोजना समिति, ठीक है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ से, याद रखना। क्यों करेगी? क्योंकि जिले में तो नगरीय संस्था भी है और पंचायत राज संस्थाएं भी है, इन दोनों में समन्वय कौन करेगी? जिला आयोजना समिति, ठीक है। और इनके कार्यों के लिए एक विकास योजना तैयार कौन करेगी? जिला योजना समिति, कि भाई शहरी संस्थाओं के लिए क्या कार्य किए जाए और जो ग्रामीण संस्थाएं है उनके लिए क्या कार्य किए जाए। अन्य कार्य जो राज्य सरकार सौंपे, भाई राज्य सरकार और भी कोई कार्य सौंप सकती है, किसको? जिला योजना समिति को, और भी अन्य कार्य सौंप सकती है, ठीक है। तो आज की अपनी राजस्थान पॉलिटी में जो पंचायत राज वाला टॉपिक है वो आज का आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आज अपन ने पंचायत राज देखा है, ठीक है, और कल जो भी नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे उसमें अपन या तो PYQs लेके आएंगे या जो नगरीय संस्थाएं होती है, नगरीय निकाय होते हैं, अपन उसको देखेंगे, ठीक है। वैसे आपके जो वीडियो का सिलेबस है, जो वीडियो का सिलेबस है उसमें आपके केवल पंचायत राज सिलेबस में है, केवल पंचायत राज सिलेबस में है। अब यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आज अपन ने पढ़ा है वहाँ से आपको एक प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपन वापस देख लेते हैं आज क्या क्या देखा। जिला योजना समिति अपन ने देखी, ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 राज्य सरकार मनोनीत करेगी, जो कि 20 सदस्य
जिले की जिला परिषदें या नगरीय संस्थाओं से चुने जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। 5 मनोनीत होंगे, उसमें 3 कौन कौन है, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, और एक कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, याद रखना। और 2 अन्य जो राज्य सरकार तय करेगी। ठीक है, वो सांसद हो सकता है उस क्षेत्र का, कोई विधायक हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसका सचिव कौन होता है, इस बात को याद रखना। मैं आपको इसकी जो ओरिजिनल पीपीटी है, जिसमें एक काटा फटी नहीं है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि पीपीटी आपको पढ़ी नहीं जाएगी, ये बस एक समझाने के लिए है। सचिव कौन है, मुख्य आयोजन अधिकारी। सभापति कौन होता है, जिला प्रमुख। ये बहुत काम की बात है आपके लिए। सचिव कौन होता है, मुख्य आयोजन अधिकारी। ठीक है, याद रखना। एक अपन ने क्या देखा था, जिला परिषद देखी थी, और जिला परिषद में जो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अंडर होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, किसके अंदर होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के। 2003 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय कर दिया गया जिला परिषद में। किसमें कर दिया गया, जिला परिषद में कर दिया गया विलय। ठीक है, याद रखना। ग्राम पंचायत अपने देख लिया, बैठकें अपने देख ली कि बैठकें 2 तो अनिवार्य है, 2 बैठक तो अनिवार्य है, और बैठकों से पूर्व 15 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होती है। अच्छा एक बात याद रखना, आप गणापूर्ति की बात कर रहा हूँ मैं, गणपूर्ति की, गणापूर्ति की जो बैठकें होती है, जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है, ग्राम सभा की बैठकें होती है, उसमें गणपूर्ति आवश्यक है। यदि निश्चित जो भी गणापूर्ति विधानमंडल तय करता है वो नहीं होती है, तो बैठकें आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल अपने देख लिए। ठीक है, याद रखना आप आर्टिकल, यहाँ से आपके प्रश्न मिलेगा देखने को एक एग्जाम में। योग्यता अपने देख ली। आप ये बात याद रखना, लोग 25 वर्ष करके आ जाते हैं, भैया आप विधायक का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हो। यदि मैं बात करूं सरपंच या पंचायत राज के चुनाव की, तो आपकी 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। पंचायत राज के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 25 वर्ष की आयु तो विधायक के लिए आवश्यक होती है। जबकि आज भी ये प्रश्न आता है तो मैक्सिमम लोग इसका उत्तर करेंगे 25 वर्ष, जो कि गलत है आपके। याद रखना 21 वर्ष। कुछ लोग 18 वर्ष भी जवाब देते हैं। भाई 18 वर्ष का व्यक्ति केवल मतदान कर सकता है, 18 वर्ष का वयस्क होता है वो मतदान कर सकता है, निर्वाचित नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। अवधि अपने देख ली थी कि 5 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, ये 2 प्रावधान ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपने देख लिया। तो आज का कुल मिला के ये जो टॉपिक है पंचायत राज वाला, ठीक है, ये जो पंचायत राज वाला टॉपिक है वो आज अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसकी पीपीटी आप पीडीएफ आप एल&टी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और यदि कोई क्वारी है आपकी जो आज पढ़ाया है या फिर जो भी अपनी क्लासें होती है करंट अफेयर और राजस्थान पॉलिटी की, उनसे संबंधित कोई भी बात होती है तो आप कमेंट में जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि कैसा आपको हमारा कंटेंट लग रहा है, कंटेंट कैसा है, क्या कमी है, क्या और बढ़ाया जाए आपके लिए। ठीक है, तो आप उन पर थोड़ा जोर दीजिए। थैंक यू।